उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। लड़कियों का जज़ीरा, मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। समंदर का फोड़ा आज बिकाए नूर बना हुआ था, लेकिन अब उस समंदर का फोड़ा नहीं कहलाता था। उसके मुख्तलिफ नाम थे। नौजवानों में वो लड़कियों के जज़ीरे के नाम से मशहूर था। वैसे सरकारी कागजात पर वो समंदर का फोड़ा ही लिखा जाता था। अंग्रेज़ों ने उसे यही नाम दिया था। वो बंदरगाह से 4 मील के फासले पर वाक़या था। 1877 से पहले उसका नाम समंदर का फोड़ा भी नहीं था। इस वक्त शायद उसका कोई और नाम ही नहीं था। हो सकता है कि वैरान जज़ीरे के नाम से उसे याद किया जाता हो। 1877 में अंग्रेज़ों ने इस पर बहरी फ़ौज की एक छोटी सी चौकी कायम की और वो जज़ीरा आहिस्ता आहिस्ता आबाद हो गया। फिर ठीक 10 साल बाद 1887 में एक रात वो यक बयक तहनशीन हो गया। बहुत थोड़े आदमी अपनी जानें बचा सके, लेकिन इसमें उनके इरादे को दखल नहीं था। सैकड़ों लाशें बड़ी बड़ी लहरों के साथ शहरी साहिल से आ लगी थी। इन लाशों में कुछ बेहोश आदमी भी थे, जिनकी जानें बरवक्ती भी इमदाद की बिना पर बच गई थी। इस जज़ीरे का डूबना 19वीं सदी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। इसका मातम अरसे तक होता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग भूल ही गए कि वहाँ कभी कोई जज़ीरा भी था। 1905 में जज़ीरा फिर समंदर की सतह पर उभर आया, लेकिन चूंकि उससे बड़ी तलख यादें वाबस्ता थी, इसलिए उसकी तरफ ध्यान तक ना दिया गया और इसी तरह वहरान पड़ा रहा और सरकारी तौर पर समंदर के फोड़े के नाम से याद किया जाता रहा। 10-15 साल बाद उसकी हीट भी बदल गई। पहले वो रेत का एक बहुत बड़ा तोदा मालूम होता था, मगर अब इस पर हरियाली नजर आने लगी थी। खासी सरसखी ज़मीन मालूम होती थी, लेकिन वो वैरान ही रहा। अक्सर माहीगीर वहाँ शब बसेरा कर लिए करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक तफरीगाह में तब्दील होता गया। लोग वहाँ पिकनिक के लिए जाने लगे। फिर एक बार दूसरी जंग अजीम के दौरान में वहाँ रेड कर क्रॉस चैरिटी फंड के सिलसिले में कुछ तकरीबात मुनक्किद की गई। इसी दिन से समंदर का फोड़ा एक बेहतरीन तफरीगाह करार दे दिया गया। शहर के सालाना कौमी नुमाइश के लिए उसे मुंतखब कर लिया गया। लिहाजा आज भी वो जज़ीरा रोशनियों का जंगल मालूम हो रहा था। शहर से यहाँ तक बेशुमार लॉन्चें और बादबानी कश्तियाँ चल रही थी। पहल तो नुमाइश के मुंतज़मीन के दरमियान कुछ इख्तलाफ राय हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ इस वीराने में तिजारती नुक्ता नज़र से नुकसान ही होगा, मगर उनका ये ख्याल गलत निकला, क्योंकि पहले ही दिन वहाँ इतना इज़्दिहाम हो गया कि मुंतज़मीन के हाथ पैर फूल गए। सदा साल के वेरान जज़ीरे पर रंगो नूर का तूफान सा आ गया था। शायद ही कोई ऐसा दरख्त बाकी रहा हो जिस पर रंगीन बरकी कह के नजर न आते हों। माइक्रोफोन फिजा में मौसीकी मुंतशिर कर रहा था और ज़मीन पर हसन की मूर्तें मुतहरिक नजर आ रही थी, और ये उस वक्त सचमुच लड़कियों का जज़ीरा मालूम हो रहा था। तमाशाइयों का इन्हमाक इतना बढ़ा कि जैसे उन्हें ये रात यहीं गुजारनी हो। कोई भी जल्दी में नहीं मालूम होता था। आज नुमाइश का पहला ही दिन था, मगर इमरान वहाँ तफरीह के गर्ज से नहीं किया था। इन दोनों इसके पास एक केस था। हालांकि केस की नौयत ऐसी नहीं थी जिसका ताल्लुक एक्सटूया या इसके महकमे से होता, मगर इमरान इसी में दिलचस्पी ले रहा था। ये एक गुमनाम लड़की के कत्ल का केस था, जिसकी लाश शहर की एक सड़क पर पाई गई थी। लड़की गुमनाम ही साबित हुई थी, क्योंकि उसकी लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी थी, मगर केस पुरइसरार था। पुरइसरारियों के जिस शाम को शहर के एक बड़े आदमी के मैनेजर की लड़की के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस रात को लाश भी मिली। मुगविया लड़की की हुलिया शनाख्त में इसका एक ज़ख्मी पैर भी शामिल था, जिस पर पट्टी चढ़ी हुई थी। लाश के दाहिने पैर पर वैसी ही पट्टी पाई गई। सीने में खंजर का जख्म था। चेहरे की शनाख्त मुश्किल थी, क्योंकि वो किसी ट्रक या कार के पहियों के नीचे आकर बुरी तरह कुचला गया। लेकिन इसके जिस्म पर वही लिबास था जो मुगविया लड़की के जिस्म पर बयान किया जाता था। लड़की के बाप ने लाश शनाख्त कर ली, लेकिन माँ ने नहीं तस्लीम किया कि ये उसकी लड़की ही की लाश है। उसने महकमा सुराग लिसानी के सुपरिटेंडेंट को अपनी लड़की राबिया की एक ख़ास पहचान बताई, जो उसके बाप को भी मालूम नहीं थी। फिर कैप्टन फयाज भी मुतमईन हो गया कि ये मुगविया लड़की की लाश नहीं है। अब कैप्टन फयाज ने इसके बाप को पकड़ा, जो उसे मुगविया लाश समझने पर मसर था।
बड़ी रूह कदर की बात बाप रो पड़ा और उसने बताया कि उससे भी यकीन नहीं है ये इसकी लड़की ही की लाश है, लेकिन वो चाहता है कि बात वहीं ख़त्म हो जाए, बदनामी के इस धब्बे को मौत ही मिटा डाले। फिर वो लाश किसकी थी और उससे मुगविया लड़की साबित करने की कोशिश क्यों की गई थी, ये एक उलझा हुआ सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। कैप्टन फयाज मुगविया के बाप से कुछ मालूम ना कर सका। इमरान इस केस में दिलचस्पी ले रहा था और हकीकतन ये उलझावा ही उसकी दिलचस्पी का बायस हो सकता था, वरना अगर कोई सीधा सादा कत्ल का केस होता तो वो शायद इसकी तरफ तवज्जो भी ना देता, क्योंकि इस केस की तफ्तीश का उसके फ़राइज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो यहाँ इसलिए आया था कि कम से कम मुगविया के बाप ही पर एक नज़र डाले। यहाँ इससे गुफ्तगू करने का मौका भी मिल सकता था, क्योंकि वो भी नुमाइश के मुंतज़मीन में सा था, मगर ये भी इत्फाक ही था कि वो ना मिल सका। इमरान को इतना मालूम हुआ कि वो कुछ देर कबल वहाँ मौजूद तो था, लेकिन किसी ज़रूरत के तहत शहर वापस चला गया। इमरान मुंतज़मीन के ऑफिस से निकलकर एक जगमगाती हुई रविश पर आ गया। यहाँ जगह जगह खुशनुमा पौधों की कितारों के दरमियान रोशनी बनाई गई थी। इमरान ने इस तरह पलकें झपकाकर अपने दीदे नचाए जैसे वो सचमुच उल्लू हो और उसे कोई रोशनी के इस तूफान में ज़बरदस्ती छोड़ गया हो। हालांकि यहाँ इस वक्त इस किस्म की एक्टिंग की ज़रूरत नहीं थी, मगर इमरान आदतन सचमुच अहमक होता जा रहा था। औरतों और मर्दों के कौल इसके करीब से गुजर रहे थे और इमरान के चेहरे पर बरसने वाली हमाकत कुछ और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसे दूसरी तरफ जाने के लिए तकरीबन 3 मिनट तक खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि अभी तक इस रोड से गुजरने वालों के दरमियान इतना फासला नहीं दिखाई दिया था जिससे गुजरकर वो दूसरी रोड तक पहुंच सकता। अचानक 2 लड़कियां उसकी तरफ मुड़ी और दफ्तर वाली रोश पर आ गई। इमरान समझा था कि वो उसके करीब से गुजरकर शायद ऑफिस में जाएगी, लेकिन वो दोनों उसके सामने आकर रुक गई। क्यों, यही हजरत थे ना? एक ने दूसरी से कहा। शायद यही थे, दूसरी बोली। नहीं, 100% यही थे। हाय, इमरान आंखें फाड़ कर बोला। मैं था नहीं बल्कि हूँ। तुमने पिछले साल मुझे गाली दी थी, पहली लड़की बोली। आपको गलत फहमी हुई है और मेरे बड़े भाई साहब होंगे, मेरी उन्हीं जैसी शक्ल सूरत है। खैर, अब आप क्या चाहती हैं? बात तो साल पहले निकल चुकी। कहीं एतमीनान से बैठकर बातें हों कि जवाब मिला कैफे रोनीक में। क्यों? उसने दूसरी लड़की की तरफ देखा और सर हिलाकर बोली। ठीक है तो चलिए, इमरान लापरवाही से बोला। नहीं, उन्होंने गाली नहीं दी होगी, दूसरी लड़की ने पहली से कहा। ये तो बड़े अच्छे आदमी मालूम होते हैं। जी हाँ, मुझे गाली आती ही नहीं, सिर्फ एक जानता हूँ। वो क्या है? राज मादा हमारा ज़्यादा, इस तरह का कुछ था। क्या कहते हैं उसे? लाहौला वाला नहीं याद आएगा। ज़ाद माजा। इमरान के चेहरे पर हमाकत आमेज संजीदगी थी, उलझन के आसार थे और ऐसे ही जैसे यादाश्त पर जोर देते हुए वक्त पैदा होता जाए। लड़कियों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ी। आंखों ही आंखों में कुछ इशारे हुए और पहली बोली, तो चलिए ना, कहीं गुफ्तगू करते हैं। इमरान चल पड़ा। उसकी चाल भी बड़ी बेढंगी नजर आ रही थी और लड़कियां भी संजीदा हो गई थी। वो कैफ़े रोनीक में आए। नुमाइश में शायद यही सबसे ज़्यादा शानदार कैफ़े था, वरना वो लड़कियां इसका नाम क्यों लेती? सिर्फ 3 या 4 मेज़ें खाली थी। लड़कियों ने एक मुंतखब कर ली। जैसे ही वो बैठी, एक वेटर सर पर मुसल्लत हो गया। क्या लाऊं? वेटर ने भगकर नहायत अदब से पूछा। लड़कियाँ इमरान की तरफ देखने लगी और इमरान बुखलाए हुए लहजे में बोला, 3 गिलास ठंडा टानी। जी साहब, ठंडा पानी। वो नो, एक लड़की हंसती हुई दोहरी हो गई। ग्रिल्ड चिक 3 प्लेट, 3 स्टेक और काफ़ी। जाओ। अब इमरान के चेहरे की हमाकत अंगेज संजीदगी में बौखलाहट भी शामिल हो गई। क्यों डियर, तुम परेशान क्यों हो? एक लड़की ने इमरान के हाथ पर हाथ रखकर बड़ी मोहब्बत से कहा और इमरान इस तरह अपना हाथ खींचकर शर्मा गया जैसे किसी कुंवारी लड़की से उसके होने वाले शौहर का नाम पूछ लिया क्या हो। तो मुझे बहुत बड़े अच्छे लगते हो। नुसरी ने झुककर इसकी आंखों में देखते हुए आहिस्ता से कहा। मैं घर जाऊंगा। इमरान पीछे हटने की कोशिश करता हुआ बोला और उसकी कुर्सी उछल गई और वो भी कुर्सी ही पर था। फिर वो क्यों ना उलटता? बेहितरे लोग उछलकर खड़े हो गए, कुछ हंसने लगे। दोनों लड़कियां सन्नाटे में आ गई। जब इमरान पड़ा ही रहा तो वो भी उठकर उसकी तरफ झपटी। इमरान आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अनवर भाई, एक लड़की ने इमरान को झंझोड़कर हाँक लगाई, मगर एक इमरान के पपोटों में हरकत ना हुई। क्या हुआ? किसी ने पूछा। बेहोश हो गए हैं, दूसरी लड़की ने घबराए हुए लहजे में कहा।
पहली लड़की इमरान के कोट के बटन खोलने लगी और इमरान ने महसूस किया कि उसका पर्स अंदरूनी जेब से ऊपर की तरफ खिसक रहा है, लेकिन वो दम मारे पड़ा ही रहा। पर्स इस लड़की ने इसकी जेब से खिसकाया था जिसने रोश पर उसे छेड़ा था। इमरान ने उसे भी महसूस कर लिया क्योंकि वही उसके कपड़ों को छेड़ रही थी, मगर अभी इसी तरह पड़े रहना दानिशमंदी से वही था। इमरान को होश आ गया। वो 2-3 बार होले होले कर रहा और फिर उठ बैठा। उसके गिर्द काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोग बेहोशी की वजह पूछने लगे और इमरान किसी घबराए हुए बच्चे की तरह हाथ उठाकर बोला, बाहर। लड़कियों ने उसके दोनों बाजू पकड़ते हुए कहा, चलिए चलिए। इमरान लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। उसके पीछे शोर हो रहा था, लोग हंस रहे थे, कहके लगा रहे थे, कभी कभी कोई फिक्रा भी कस देता। बहरहाल लोगों का ख्याल था कि वो पिटे हुए हैं। आपको क्या हो गया था? एक लड़की ने पूछा। पता नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे घर पहुंचा दीजिए। इमरान गिसाया। क्यों? अब घर भी पहुंचा दें? वाह, ये एक ही रही, खुदा के लिए, वरना मैं लॉन्च में समंदर में गिरकर। अरे बाप रे, ऐसा मालूम हुआ जैसे इमरान सचमुच समंदर में गिरकर डूब रहा हो। वो दोनों बेतहाशा हंसने लगी। उनमें से एक जिसने पर्स उठाया था खिसक जाने का मौका ढूंढ रही थी। ये दौरा जब भी पड़ता है 1-1 घंटे के बाद ही पड़ता ही चला जाता है। खुदा के लिए मुझे घर पहुंचा दीजिए, जो मुआवजा चाहिए ले लीजिए। 1000, 2000, 5। हाँ, क्यों उल्लू बनाते हो? मैं कोई मुफलिस आदमी नहीं हूँ। एक बहुत बड़ी इमारत में तन्हा रहता हूँ। लाखों का मेरा माल है। दूसरे घर वाले सब अल्लाह को प्यारे हो गए। एक दिन मैं भी मर जाऊँगा। नहीं, तुम जिंदा रहोगे डार्लिंग। दूसरी इसका बाजू थपथपा कर बोली। हैं डार्लिंग? मैं क्या सुन रहा हूँ? डार्लिंग। इमरान लफ्ज़ डार्लिंग इस तरह मज़े ले लेकर दोहराता रहा जैसे ये लफ्ज़ ज़िंदगी में पहली बार उसके लिए इस्तेमाल किया गया हो। फिर वो एक तवील सांस लेकर गिलोकेर आवाज़ में बोला, तुम लोग बड़ी अच्छी हो। मुझे आज तक किसी ने भी डार्लिंग नहीं कहा। बचपन में मेरे माँ बाप बिल्कुल मर गए थे। बिल्कुल क्या बस मर गए थे। फिर आज किसी ने भी मुझसे प्यार मोहब्बत से बातें नहीं की। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ मानी खेस नज़रों से देखा और फिर वो लड़की बोली जिसने पर्स उठाया था, ये तुम्हें घर पहुंचा देगी। मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया। नहीं, तुम भी चलो चलो, वरना मैं यहीं किसी पत्थर से अपना सर टकरा दूंगा। इमरान ने कुछ इस तरह गुलो गुबारा मचाने के से अंदाज में जाहिर किए कि दोनों लड़कियां बौखला गई। अच्छा चुप रहो, हम चलते हैं। तुम्हारे पास कार है? पर्स उड़ाने वाली ने पूछा। 1 नहीं 3 है। तुम सुबह हमेशा कार से शादाब नगर भिजवा दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को अलग अलग कारों से। परवाह न करो, इमरान सर हिलाकर बोला। फिर दोनों लड़कियां इमरान को छेड़ने लगी और इमरान शर्माता और लुझाता हुआ नुमाइश के अहाते से बाहर निकला। अब वो साहिल की तरफ जा रहे थे जो 1 फरलांग से ज़्यादा फासले पर नहीं था। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ख़ुसूसन इस हिस्से में जहाँ लांच रुकते थे। उन्हें बदकत तमाम एक लांच में जगह मिल सकी। साहिल से काफ़ी दूर निकल जाने के बाद इमरान भुखलाए हुए अंदाज में अपनी जेबें टटोलने लगा। पर्स उड़ाने वाली इससे कुछ दूर खिसक गई। फिर उसने उसे हंसते देखा। क्या बात है? पर्स उड़ाने वाली ने घबराए हुए लहजे में कहा। वो उसे इस तरह हंसते देखकर कुछ खौफज़दा सी हो गई थी। जेब साफ हो गई। इमरान ने कहका लगाकर कहा, क्या? दूसरी लड़की मुतहराना लहजे में बोली। और आप इस तरह हंस रहे हैं? अरे क्यों ना हंसूं, गिरा कट भी तो सर पेट कर रोया होगा। क्यों? पर्स उड़ाने वाली ने पूछा। मेरे पास सिर्फ 4.5 आने थे। मुर्गा बना दिया साले को। 4.5 आने? हाँ, मैं जब कभी भीड़ भाड़ में जाता हूँ तो पर्स में इतने ही पैसे होते हैं। बड़े नोटों के लिए हमेशा अपने कोटों में चोर जेबें बनवाता हूँ। इमरान ने अपने पर्स के बारे में जो कुछ भी कहा था बिल्कुल सच कहा था और इसके पर्स में 4.5 आने ही थे। वो ज़्यादा रकमें अमूमन चोर जेबों में रखा करता था। तो अब लांच का किराया हमसे अदा करवाओगे? एक लड़की ने कहा। फिक्र ना करो, पाई अदा कर दूंगा। इसके अलावा और भी जो खिदमत। जी हाँ। शहर के साहिल पर पहुंचकर इमरान ने एक टैक्सी ली और ड्राइवर को दानिश मंजिल का पता बताया। दानिश मंजिल जो सीक्रेट सर्विस के पुलिस चीफ ऑफिसर का हेडक्वार्टर था। लड़कियां कंपाउंड के फाटक में दाखिल होते ही बड़बड़ाई। वाकई आप सच कहते थे, मगर यहाँ अंधेरा है। अब मैं रोशनी करूँगा। नौकर कहाँ है? मैं पढ़े लिखे नौकर चाहता हूँ मगर सब जाहिल मिलते हैं, इसलिए नौकर रखता ही नहीं हूँ। खाना होटल से आता है और मरूंगा अस्पताल में। क्यों, क्या ख्याल है? शादी नहीं की?
कम से कम ऐसी बीवी चाहता हूँ जो फ्रेंच और जर्मन बखूबी बोल सकती हो, लातीनी और इब्रानी लिख सकती हो। क्यों? ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। इमरान ने कुफल में कुंजी घुमाते हुए कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, शायद तुम्हारी नज़रों में कोई ऐसी लड़की हो। दरवाज़ा खोलकर उसने राहदारी में रोशनी कर दी। नीचे पूरी राहदारी में कालीन बिछे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों इमारत का एक एक कमरा देखती फिर रही थी। आप बहुत बड़े आदमी हैं, पर्स उड़ाने वाली ने एक जगह रुक कर कहा। हाँ, मगर लोग मुझे खपती कहते हैं और मैं हूँ भी कुछ क्रैक, इमरान ने जवाब दिया। वो उन्हें नशिस्त से कमरे में लाया। फिर जब वो एतमीनान से बैठ गई तो इमरान ने इस लड़की को मुखातिब किया जिसने पर्स उड़ाया था। अब मेरा पर्स वापस करो। लड़की के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ज़रूरी नहीं कि खूबसूरत औरत दिल में ही अच्छी होती हों। जी हाँ, मेरा पर्स वापस कीजिए, बेहतरी इसी में है। दूसरी लड़की झपट कर खड़ी हो गई। इमरान को चंद लम्हे घूरती रही और फिर बोली, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, समझे? अगर हमने शोर मचा दिया तो कोशिश करो। तुम देख रही हो कि कमरे के दरवाजे मुफस्सिल हैं। हाँ, वो मुफस्सिल ही हैं। इस कमरे की दीवारें साउंड प्रूफ हैं, लिहाजा तेज से तेज आवाज़ यहीं गूंज कर रह जाएगी। शाबाश, करो ना कोशिश। आप क्या चाहते हैं? पर्स उड़ाने वाली ने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। अपना पर्स, इमरान ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा। लड़की ने अपनी वेंटी बैग से इसका पर्स निकालकर उसकी गोद में फेंक दिया। इमरान ने बड़ी लापरवाही से उसमें से 4.5 आने निकाले और उसे लड़की के सामने फेंकता हुआ बोला, इन्हें रखो, मैं जाऊंगी। वो उठती हुई बोली, अभी से मैं वादा करता हूं कि तुम्हें शादाब नगर पहुंचा दिया जाएगा। और हाँ, अब मुझे याद आ गया है कि मैंने तुम्हें शादाब नगर में कहाँ देखा था। मैं जाऊंगी। वो हिस्यानी अंदाज में चीख कर एक दरवाजे की तरफ झपटी और उससे खोल लेने के लिए अपना पूरा जोर सर्फ करने लगी, लेकिन वो एक साउंड प्रूफ कमरे के ऑटोमेटिक दरवाजे थे जिनके अंदर शीशा भरा हुआ था। अब वो एक मखसूस खुदकार मुफस्सिल को इस्तेमाल किए बगैर नहीं खुल सकते थे। दूसरी लड़की चुपचाप बैठी रही, वैसे उसके चेहरे पर भी घबराहट के आसार थे। बेकार है मोहतरमा, वापस आइए। आप आखिर किस बात से डर रही हैं? इमरान ने कहा। मैं आपको पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। वो इस तरह वापस आई जैसे ख्वाब में चल रही हो। बैठ जाइए। क्या आप शादाब नगर के मॉडल स्कूल की एक उस्तानी नहीं है? लड़की धड़ाम से कुर्सी पर गिर गई। उसके चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें थी। आप कौन हैं? दूसरी लड़की ने भराई हुई आवाज़ में पूछा। मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे अपनी यादाश्त पर बड़ा एतमाद है। मैंने ये बात गलत तो नहीं कही? क्या ये मोहतरमा टीचर नहीं है? और क्या मॉडल गर्ल्स स्कूल शादाब नगर से उनका कोई ताल्लुक नहीं है? दूसरी लड़की ने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। इन दोनों की हालत गैर होती जा रही थी। और फिर पर्स उड़ाने वाली ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। तुम्हारा पेशा बड़ा मुअस्सस है। तुम अपनी तालिबात को भी इस किस्म की तालीम देती होगी। क्यों? क्या तुम और ज़्यादा मेहनत करके अपने अखराजात ईमानदारी से नहीं पूरी कर सकती? लड़की रोती रही। इमरान ने दूसरी लड़की से कहा, अब तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम भी मुझे किसी शरीफ ही घराने की फ़र्द मालूम होती हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप कौन हैं? लड़की ने फिर सहमी सी आवाज़ में सवाल किया। मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे सरोकार ना होना चाहिए और मैं अभी तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगा। बुरी औरतों का हुस्न मुझे ज़रा बराबर भी मुतासिर नहीं कर सकता। शीला चुप रहो, रोने वाली ने कहा। क्यों चुप रहे शीला? इमरान ने किसी भलाई हुई औरत की तरह कहा। नहीं शीला, तुम बोलो, आखिर तुम मुझे क्या समझती हो? शीला, लड़की चीखी, ये कुछ सरकारी जासूस है। अच्छा, तो फिर क्या तुम इसलिए इससे गुफ्तगू करने से रोक रही हो? इसका कोई जवाब नहीं मिला। शीला भी बदहवास नजर आने लगी थी। इमरान ने कहा, तुम इतनी कमीनी हो कि तुमने अपने साथी का नाम तक बता दिया। अगर नाम ना बताती तो शायद मैं तुम्हें चुपचाप यहाँ से चले जाना देता। शीला, ये नाम तो पुलिस की लिस्ट पर भी मौजूद है। इमरान इस जुमले का रद्द-ए-अमल शीला के चेहरे पर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई खातिर ख्वाह तासुर ना पाकर बोला, अगर तुम्हारा नाम शीला है तो मैं अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। कर दीजिए, शीला ने मुस्तहमिल आवाज़ में कहा। मैं इस ज़िंदगी पर मौत को तरजीह देती हूँ। फिर रोने वाली की तरफ देखकर बोली, नाहिद, मैं अब सब कुछ कह दूँगी। वैसे भी इन हालात में मुझे खुदकुशी करनी पड़ती, कभी ना कभी ज़मीर ज़रूर जाग पड़ता। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नाहिद यक बयक उछल कर खड़ी हो गई। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो चंद लम्हे शीला को घूरती रही और फिर बोली, मैं अपनी अंधी और बूढ़ी माँ के लिए ज़िंदा रहना चाहती हूँ। मैं अपने छोटे भाइयों के लिए जीना चाहती हूँ। तुम अपनी ज़बान बंद रखोगी शीला? खुदारा रहम करो, इतनी जालिम ना बनो। नहीं, मैं मजबूर हूँ, शीला ने नाखुशगवार लहजे में कहा।
हाँ ٹھیک ہے, عمران سر ہلا کر بولا. سمیر بہرحال سمیر ہے, وہ ماں باپ بھائی بہن کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا. ناہید بیٹھ جاؤ. شیلا رحم کرو, اگر کسی نے ہمیں یہاں آتے دیکھ لیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. کیا تمہیں اپنی بدنامی کا ڈر ہے؟ مجھے سے سنیے, شیلا نے اسے مخاطب کیا. مگر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ سرکاری سراغ رساں ہیں؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. میں کب کہتا ہوں کہ میں سرکاری سراغ رساں ہوں؟ مگر اب میں تم دونوں کا راز معلوم کروں گا. تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی؟ تب تو پھر بتانے سے کوئی فائدہ نہیں. شیلا, ناہید پھر چیخی. نہیں, میں کچھ نہ بتاؤں گی تمہیں. غلط فہمی ہوئی تھی, یہ سرکاری جاسوس نہیں ہے. خدا کے لیے ہمیں جانے دیجیے, ناہید نے رو دینے والی آواز میں کہا. ویسے پرس نکالنے کے جرم میں جو سزا دل چاہے دے لیجیے, رحم کیجیے. تم شاداب نگر کی ایک گرل سکول کی ٹیچر ہونا؟ عمران نے پوچھا. جی ہاں, مجھے اس کا اعتراف ہے. وہاں تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ 120 روپے. اس میں بسر اوقات نہیں ہوتی. 5 چھوٹے بھائی ہیں, ایک اندھی ماں ہے. آج کل ٹیوشن بھی نہیں ملتے. پھر بتائیے کیا کروں؟ کیا تم لوگوں کے ساتھ ان کے گھر بھی چلی جاتی ہو؟ لڑکی نے اس کا جواب جلدی نہیں دیا. وہ چند لمحے خاموش رہی, پھر سر جھکا کر مردہ سی آواز میں بولی. جی ہاں, میں سمجھا. عمران سر ہلانے لگا. مگر اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے تمہیں کسی سرکاری سراغ رساں سے ڈرنا پڑے. اس شہر کی بہترین عورتیں اس قسم کی حرکتیں کھلے عام کرتی ہیں. جی ہاں, مگر میں ڈرتی ہوں. اگر اسکول کے سیکریٹری کو اس کی اطلاع ہو گئی تو ملازمت جاتی رہے گی. بس اب رحم کیجیے, تم تو اس طرح سینکڑوں کما لیتی ہوگی, لہٰذا تمہیں 120 روپے کی ملازمت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ناہید پھر کچھ سوچنے لگی. شیلا کے چہرے پر اکتاہٹ کے آثار تھے اور اب وہ زیادہ خوف زدہ تھی. ناہید نے تھوڑی دیر بعد کہا. کل جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی میرا کیا بنے گا؟ اس لیے میں ملازمت برقرار رکھنا چاہتی ہوں. اب تم فلسفیوں کی سی باتیں کرنے لگی. کوئی بہت بڑی حقیقت چھپا رہی ہو تو مجھے احمق ہی سمجھ کر یہاں آئی تھی نا. لیکن اب بتاؤ, کیا میں احمق ہوں؟ نہیں ڈارلنگ, شیلا اٹھلائی. تم تو شرلاک ہومز کی بھی نانا ہو. اسے جانے دو, میں یہیں ٹھہروں گی. اس کی اندھی ماں رو رو کر مر جائے گی. تم یہاں رہو گی؟ ہاں, میں ٹھہروں گی. مجھے بہت سی کہانیاں یاد ہیں. اگر تمہیں ان سے بھی نیند نہ آئی تو لوریاں سناؤں گی. اچھا, تو تم جا سکتی ہو, عمران نے ناہید کی طرف دیکھ کر کہا. لیکن جب کبھی میری مدد کی ضرورت محسوس ہو, دانش منزل کے پتہ پر ایک خط ڈال دینا. عمران نے اٹھ کر دروازہ کھولا. ناہید اٹھی لیکن شیلا بدستور بیٹھی رہی. دونوں جیسے ہی بالکل نکلے, دروازہ خود بخود بند ہو گیا. پھر جب برآمدے سے نیچے اتر رہی تھی, عمران نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا. کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں, ناہید نے رکے بغیر جواب دیا اور تیز قدموں سے پھاٹک کی طرف جانے والی روشت طے کرنے لگی. عمران نے اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک وہ پھاٹک سے نکل نہیں گئی. پھر وہ اسی کمرے میں واپس آیا. شیلا ایک آرام کرسی پر نیم دراز تھی. 300 روپے, وہ خواب آلود آواز میں گنگنائی. 3000 بھی میرے لیے کم ہے. عمران نے بھی راگ بنانے کی کوشش کی. مجھے کچھ بھی نہ چاہیے. شیلا سیدھی بیٹھتی ہوئی سنجیدگی سے بولی. مجھے اپنی حقیقت سے آگاہ کر دو. تم سچ مچ بہت چالاک معلوم ہوتے ہو. میں تمہیں بالکل گاوی سمجھتی تھی. ناہید نے غلط نہیں کہا. میں سرکاری سراغ رساں ہوں, ورنہ میں وہاں خود کو احمق ظاہر کر کے تمہیں یہاں کیوں لاتا؟ کیا تم ہمارے متعلق پہلے سے بھی کچھ جانتے رہے ہو سکتا ہے. عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. کیا جانتے ہو؟ بہت کچھ جانتا ہوں, لیکن اگر تم خود ہی مجھے بتاؤ تو زیادہ اچھا ہوگا. ویسے تم نے یہ تو دیکھ ہی لیا کہ میں کتنا رحم دل آدمی ہوں. میں نے ناہید کو چلے جانے دیا, ورنہ ہاں, یہ میں نے دیکھا ہے. اب بھی محسوس کر رہی ہوں کہ تم کوئی برے آدمی نہیں ہو, مگر میں اطمینان کرنا چاہتی ہوں کہ تم سرکاری سراغ رساں ہی ہو. میں کہتا ہوں, اگر نہ ہوتا تو اس سے تمہیں کیا نقصان پہنچتا؟ نقصان؟ یہ نہ پوچھو. میں جو کچھ بتاؤں گی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کر بتاؤں گی. وہ لوگ بڑے چالاک ہیں. انہیں ایک ایک پل کی خبر ہوتی ہے کہ کون لڑکی کیا کر رہی ہے. ایک نہیں, ایسی ہی کئی لڑکیاں موت کا شکار ہوتی ہیں. اور اب بھی میں مرنا چاہتی ہوں. اس زندگی سے اکتا گئی ہوں. مجھے ہر وقت محسوس ہوتا ہے جیسے گردن تک غلاظت میں غرق ہو گئی ہوں. میں تمہیں غلاظت سے نکال سکتا ہوں. یقین کرو, وہ کتنے ہی چالاک آدمی کیوں نہ ہو, مجھ پر قابو نہ پا سکیں گے. ہاں, شیلا نے ایک طویل انگڑائی لی. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو. وہ عمران کی طرف نشیلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی.
और उसके होंठों पर एक मुज़हमल सी मुस्कुराहट थी। इमरान कुछ ना बोला। उससे अब उसका इंतज़ार था कि वो खुद ही असल मौजू पर आ जाए। कभी मैं भी एक अच्छी लड़की थी, शीला ने ठंडी सांस लेकर कहा, मगर अब नहीं हूँ। उन्होंने मुझे गलासत का ढेर बनने पर मजबूर कर दिया। मैं एक गर्ल्स स्कूल में टीचर थी। ताल्लुक़ गरीब घराने से था। तालीम ख़त्म करने के बाद मुलाजमत की फ़िक्र हुई। उसी दौरान मेरी जान पहचान एक ऐसे घराने से हुई जो बहुत बारसूख था। उसने मुझे 1 माह के अंदर ही अंदर एक गर्ल्स स्कूल में मुलाजमत दिला दी। मैं उसकी शुक्रगुजार थी। वो मुझसे बराबर मिलता रहा। उसके एहसान का मेरे कांधों पर बोझ था। एक दिन इसी मुरव्वत में मैं उसके हाथों बर्बाद हो गई। फिर तो गुनाह की आंधियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं खुश्क तिनके की तरह इनमें चकराती रही। उसने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया और आज तक गायब है। इस दिन से उसकी शक्ल नहीं दिखाई दी। बहरहाल उसके गायब होने के 2 माह बाद मुझे बजरिया डाक चंद तस्वीरें मौसूल हुई। ये मेरी और उस आदमी की ऐसी तस्वीरें थीं जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती थी। पहले सिर्फ तस्वीरें मौसूल हुई, फिर एक ख़त मिला जो किसी गुमनाम आदमी की तरफ से टाइप किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ एक ही तस्वीर मुझे मुलाजमत से बरतरफ करा देने के लिए काफ़ी होगी। मैं बुरी तरह सहम गई। मेरी मुलाजमत से घर वालों का बड़ा सहारा हो गया था और ज़िंदगी थोड़ी बहुत खुशहाली में बसर हो रही थी। तीसरे दिन एक ख़त फिर मिला और मुझे यकीन हो गया कि ख़त लिखने वाला कोई ब्लैकमेलर है। इस ख़त में लिखा गया कि मैं उसके लिए हर हफ्ता 50 रुपये मुहैया करूं। रुपया मुहैया करने की तदबीर भी बताई गई थी, यानी मैं मर्दों को अपने जाल में फंसा कर रुपये पैदा करूं। वो एक बड़ा भयानक तजर्बा था। मुझे 50 रुपये मुहैया करने पड़े। ये मैंने कर्ज लिए थे। कुछ दिनों तक कर्ज से काम चलाती रही, फिर कर्ज ख्वाहों के तकाज़े जान को आए और फिर मुझे सचमुच अपने जिस्म की तिजारत करनी पड़ी। अब तो मैं बहुत मशाक हो गई हूँ। अब मुझे हर हफ्ता 500 रुपये अदा करने पड़ते हैं। स्कूल की मुलाजमत अरसा हुआ तर्क कर चुकी हूँ। घर वालों से अब कोई ताल्लुक़ नहीं रह गया, क्योंकि वो एक तवाइफ से किसी किस्म का ताल्लुक़ रख ही नहीं सकते। तो फिर अब तुम्हें किस बात का डर है? इमरान ने कहा, अगर अब वो ब्लैकमेलर तुम्हें बेनकाब कर दे तभी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। ठहरो, बताती हूँ। वो अपने ब्लाउज़ के बटन खोलने लगी और फिर इमरान की तरफ पुश्त करके ब्लाउज़ ऊपर उठाती हुई बोली, ये देखो। इसकी सारी पुश्त दागदार थी, लंबे लंबे नीले और स्याह रंग के निशानात भरपूर। उसने ब्लाउज़ ठीक करके इमरान की तरफ मुड़ते हुए कहा, ये कोड़े के निशानात हैं। जब दूसरे हफ्ते भी रकम नहीं पहुंचती तो मुझे इस वक्त तक पीटा जाता है जब तक मैं बेहोश नहीं हो जाती। Like, comment, share, press the bell icon.